जब कनाडा के पीएम ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया ना, तो दुनिया भर के बड़े बड़े फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने इस पर हैरानी जताई, क्योंकि कनाडा के पीएम ने अपनी स्पीच में यह भी बोला कि अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ही नहीं हुई है तो आप कैसे हत्या का आरोप किसी देश पर लगा सकते हो? मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद कुछ और सामने आए तो आपके तो उस देश के साथ रिलेशन खराब हो गए ना। इसीलिए फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने बोला कि एक लीडर को ये सब चीजें शोभा नहीं देता। अब देखो, एक खबर आई है, एक और गैंगस्टर जो 2017 में इंडिया से फरार हो गया था, कनाडा में जाके छुप गया, बाद में वो खालिस्तान को सपोर्ट करने लगा, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इंटर गैंग राइवलरी के कारण यह हत्या की गई है। तो ऐसी ही हत्या हरदीप सिंह निज्जर की भी तो हो सकती है। तो कैसे बिना सोचे समझे किसी देश के ऊपर आरोप लगाया जा सकता है? वेस्टर्न कंट्रीज का तो देखो काम है दूसरों को शराफत का पाठ पढ़ाना, लेकिन खुद के दामन पर कितने दाग हैं उनको इग्नोर कर देना। कनाडा की बात कर लीजिए, 1985 में एयर इंडिया का एक विमान जिसने उड़ान भरी थी कनाडा से आयरलैंड के पास, उसमें बम फट गया था। 268 कनाडा के नागरिक थे उस विमान में। आज तक जिन्होंने बम फोड़ा था ना उस विमान में, उसको जस्टिस नहीं दिलवा सका है कनाडा। और बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। आज की डेट है 21 सितंबर। काफ़ी बढ़िया आर्टिकल्स हैं आज डिस्कस करने के लिए। सबसे पहला आर्टिकल है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट से संबंधित। इसमें एथिक्स का भी एंगल इन्वॉल्व है। अब्राहम एकॉर्ड से संबंधित आर्टिकल है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज छोटे छोटे काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। एक व्हीट एंड राइस के प्राइसेस से संबंधित, एक प्लानिटरी बाउंड्रीज से संबंधित और एक आर्टिकल पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर से संबंधित भी है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट से संबंधित है और आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आपने अक्सर ये तस्वीर देखी होगी, जब कोई वोल्केनो इरप्ट होता है ना, तो बहुत सारा स्मोक, डस्ट, पार्टिकल्स ये सब भी एटमॉस्फेयर में इमर्ज होकर आते हैं और स्मोक डस्ट का एक बहुत बड़ा क्लाउड बन जाता है उस पूरे एरिया में। अब इसका क्या इंपैक्ट होता है? मान लीजिए ऊपर सन है, सन रेज आएंगी तो ये जो क्लाउड है ना, सन रेज को नीचे आने से ब्लॉक कर देता है। यहां नीचे सन रेज आ ही नहीं पाती इस क्लाउड के कारण। तो फिर क्या होता है? अब देखो, सन रेज धरती पर हीट लेके आती हैं, लेकिन इस क्लाउड की वजह से सनरेज जो हैं यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में चली गई और नीचे धरती तक नहीं पहुंची। तो धरती पर नीचे क्या होगा? थोड़ी ठंडक आ जाएगी, थोड़ा कोल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सनरेज नीचे नहीं आई। ये जो हमने पूरा फेनोमेनन समझा, ये तो देखो नेचुरल फेनोमेनन है, ये इंसान नहीं करता, अपने आप से नेचर करती है। ज्वालामुखी का फटना सब नेचर है, क्लाउड का बनना नेचर है। लेकिन इस कंसेप्ट से सीख के हम ऐसी सिचुएशन जानबूझ के आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं। फायदा क्या होगा? जैसे देखो, अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे देश में। अगस्त का जो महीना है, ये पिछले 100 सालों में सबसे ज़्यादा रेन डेफिसिट महीना रहा। मतलब पिछले 100 सालों के अगस्त को आप देखोगे तो जितनी कम बारिश इस बार के अगस्त में आई, पिछले 100 सालों के अगस्त में इतनी कम बारिश कभी नहीं आई। तो क्लाइमेट चेंज तो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और इसको रोकने के लिए विभिन्न देश प्रयास भी कर रहे हैं, एमिशन को कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं सामने आ रहा है। तो ना कुछ लोगों का ये आइडिया है, ये जो नेचुरल फेनोमेनन है ना, ऐसा ही फेनोमेनन, ऐसी ही टेक्निक हम आर्टिफिशियली यूज करते हैं। जैसे कि जानबूझ के एटमॉस्फेयर में सल्फेट एरोसोल, ये नोट कर लीजिए आप, सल्फेट एरोसोल और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, इनके पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे। ये उतने हार्मफुल नहीं है जितना स्मोक, डस्ट वो सब होते हैं। सल्फेट एरोसोल और कैल्शियम कार्बोनेट, इनके पार्टिकल्स को एटमॉस्फेयर में अगर छोड़ दिया जाएगा ना, तो ये भी एक क्लाउड की शक्ल ले लेंगे, आर्टिफिशियल क्लाउड। अब पूरे एरिया में क्लाउड बन जाएगा। पूरे एरिया में क्लाउड बन गया, सनरेज आई तो वो पहुंच ही नहीं पाई है नीचे जमीन तक, वो क्लाउड की वजह से वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट हो गई। सनरेज जमीन तक पहुंची नहीं, इस वजह से धरती रिलेटिवली ठंडी रहेगी और क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना,
वो कुछ समय के लिए तो कम से कम ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। आप बोलोगे सर ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी ना हुआ, मतलब क्लाउड को आप कितने समय तक रख लोगे? बात देखो सही है आपकी, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये तो सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है कि एमिशंस को कट करना। इसी वजह से ना ये जो टेक्निक है ना, ये पूरी टेक्निक मैंने आपको बताई, इसका नाम है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, SRM, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। अब इस टेक्निक के ना कुछ अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस भी निकल के आ सकते हैं। मान लीजिए एक देश के द्वारा ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, अब उस देश के द्वारा इस टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से मान लीजिए ज़्यादा बारिश आ जाती है अफ्रीका के केप ऑफ हॉर्न कंट्रीज़ में, इन कंट्रीज़ में। अब यहाँ पे ज़्यादा बारिश आ जाती है, इस वजह से हमारे देश में लोकस्ट ज़्यादा आएगा, यानी वो कीड़े मकोड़े जो माइग्रेट करके आते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, वो ज़्यादा आएंगे, वो फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। ये तस्वीर देख लीजिए जिसकी बात चल रही है। केप ऑफ हॉर्न कंट्रीज जैसे देखो सोमालिया, अरिट्रिया, इथोपिया, इन देशों में बारिश आती है ना, तो ये लोकस्ट लाखों करोड़ों की तादाद में इंडिया, पाकिस्तान और आसपास के एरिया में आ जाते हैं और फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट टेक्निक का अगर इस्तेमाल किया जाता है किसी देश के द्वारा, तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट किसी दूसरे देश पर पड़ सकता है। तो क्वेश्चन ये उठता है, जिस देश के द्वारा इस SRM टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, अगर उसका नेगेटिव इंपैक्ट किसी दूसरे देश पर पड़ा, तो क्या पहले वाला देश कंपनसेशन देगा? अभी तक देखो इसका कोई प्रोविजन नहीं है। इसीलिए ना हाल ही में क्लाइमेट ओवरशूट कमीशन की एक रिपोर्ट आई पिछले हफ्ते। इसमें बोला गया कि पहले भैया थोड़ी ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च कर लो, इससे पहले कि कोई देश सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करे अर्थ के टेम्परेचर को थोड़ा कम करने के लिए। बिना प्रॉपर रिसर्च के इस टेक्निक को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकता है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इसे इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? एक बार अगर इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया ना मानव जात के द्वारा, तो फिर ना जो फोकस है एमिशन कम करने के ऊपर, वो फोकस हट जाएगा। फिर विभिन्न देश बोलने लगेंगे, अरे यार इस SRM से काम तो चल रहा है, चला लो ना, क्यों ही एमिशन को कम करना। जबकि देखो फंडामेंटल सॉल्यूशन, रूट काज जो है वो तो यही है ना, एमिशन बढ़ रहा है। अगर एमिशन को जब तक कम नहीं किया गया तो रूट काज एड्रेस नहीं होगा प्रॉब्लम का, मतलब जड़ से समस्या खत्म नहीं होगी। लास्ट में कंक्लूजन में यही कहा जाता है कि देखो क्लाइमेट चेंज की समस्या बहुत बड़ी है, ये बात सच है, बट जब इंसान के हाथ में थोड़ा बेटर सॉल्यूशन है कि एमिशन को कट करना, और इसके लिए चाहिए विल पावर, तो क्यों ना पहले बेटर सॉल्यूशन पे ही ज़्यादा फोकस किया जाए, बजाय नेचुरल वेदर के साथ छेड़छाड़ करना, नेचर के साथ छेड़छाड़ करना। इसके तो बहुत ही ज़्यादा अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस निकल के आ सकते हैं, जिससे और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वैसे आप बताइए, आपकी क्या राय है? क्या हमें एमिशंस को कट करना चाहिए या फिर सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को कम करने के लिए? तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन बताइए, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। इसी आर्टिकल के आधार पर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। मेंस का क्वेश्चन है जियो इंजीनियरिंग से संबंधित। आप बोलोगे सर जियो इंजीनियरिंग क्या है? हमने तो आर्टिकल में सोलर रेज मैनेजमेंट डिस्कस किया है। जो ये सोलर रेज मैनेजमेंट है ना, वो एक एग्जाम्पल है जियो इंजीनियरिंग का। जियो इंजीनियरिंग का मतलब होता है अर्थ का जो क्लाइमेट सिस्टम है ना, अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम में जानबूझ के इंटरवेंशन करना, इस उद्देश्य के साथ कि क्लाइमेट चेंज का जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसे कम किया जा सके। जियो इंजीनियरिंग का एक एग्जाम्पल है जैसे सोलर रेज मैनेजमेंट। दूसरा एग्जाम्पल है एटमॉस्फेयर में से आर्टिफिशियल ढंग से कार्बन को कैप्चर किया जाता है और उसे स्टोर किया जाता है। ये भी एक एग्जाम्पल है जियो इंजीनियरिंग का। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 250 वर्ड्स में। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्वेश्चन का टाइटल है वेयर एज इंडियाज रिकॉर्ड व्हीट एंड राइस आउटपुट गोन। मतलब सरकार कहती है रिकॉर्ड पैदावार हुई है इस बार राइस और व्हीट की, लेकिन वो राइस और व्हीट सरकार तक नहीं पहुंचा, प्रोक्योरमेंट कम हुई है, वो कहां पे गया? समझ गए? सरकार तक नहीं पहुंचा तो वो कहां पर गया?
देखो कुछ समय पहले की बात है, टमाटर के दाम हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, इस वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गई थी। अब ये जो कितने परसेंट बढ़ गई थी जुलाई टू जुलाई, 201.5%, ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये यूपीएससी के आंसर लिखने में इतना काम नहीं आएगा। आप कंसेप्ट को समझने पर फोकस कीजिएगा। टमाटर के दाम तो देखो अब फिर से कम हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा ही कम हो गए हैं। महाराष्ट्र में 1 किलोग्राम टमाटर के दाम 5 रुपये तक पहुंच गए हैं। लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन हमारे देश में ज़्यादा कम नहीं हुई टमाटर के दाम कम होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि वीट एंड राइस के दाम ज़्यादा हैं। वीट एंड राइस के दाम अभी भी देश में ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट वीट एंड राइस के दाम नहीं कंट्रोल कर पा रही है। गवर्नमेंट का ये कहना है इस साल वीट की प्रोडक्शन रिकॉर्ड हुई है। पिछले साल भी सरकार का यही कहना था कि रिकॉर्ड तोड़ वीट की प्रोडक्शन हुई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वीट की प्रोडक्शन रिकॉर्ड तोड़ हुई है तो फिर मई 2022 के बाद से ही वीट के एक्सपोर्ट पर बैन क्यों लगाया हुआ है? अगस्त 2022 के बाद तो आटा और कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया। अगर प्रोडक्शन रिकॉर्ड तोड़ है तो एक्सपोर्ट पे बैन क्यों लगाया जा रहा है? इसी साल जून के बाद से ट्रेडर्स, मिलर्स, होलसेलर, रिटेल चेन्स के ऊपर बैन लग गया कि आप 3000 टन वीट से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। छोटे रिटेलर्स और दुकानदार जो हैं उनके ऊपर भी बैन लग गया कि आप 10 टन वीट से ज़्यादा नहीं रख सकते। ये देखो हैरानी की बात है, ये सारे एक्शंस लेने के बावजूद भी सरकार ने जो टारगेट रखा था ना कि इस बार रबी के सीजन में हम 34 मिलियन टन वीट प्रोक्योर करेंगे, सरकार ने वीट प्रोक्योर किया सिर्फ 26 मिलियन टन, यानी टारगेट से काफ़ी कम। और पिछले साल तो ये जो गैप है और भी ज़्यादा बड़ा था। पिछले साल सरकार ने टारगेट रखा था हम 43.3 मिलियन टन वीट प्रोक्योर करेंगे और सरकार कर पाई वीट प्रोक्योर सिर्फ 18.8 मिलियन टन। इतने ड्रास्टिक स्टेप सरकार ने लिए, एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, बावजूद इसके सरकार के पास में वीट नहीं आया और इन्फ्लेशन भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी देखो सिचुएशन ये है, वीट और राइस के दाम ना मार्केट में एमएसपी से ज़्यादा हैं। तो एक सॉल्यूशन सरकार के पास ये है कि सरकार ना मार्केट में खुले में जो वीट मिल रहा है ना वो प्रोक्योर कर ले। बट देखो सरकार अगर ऐसा करेगी तो सरकार को भारी नुकसान होगा। मतलब किसानों से तो एमएसपी पे सरकार वीट प्रोक्योर करती है ना, लेकिन इससे भी ज्यादा दाम पर अगर सरकार मार्केट से वीट को परचेज करती है और बाद में उसी वीट को स्कीम्स के थ्रू जनता में बांट देती है, जैसे 1 रुपये में 5 किलोग्राम आपको वीट मिलेगा, 2 रुपये में 5 किलोग्राम राइस मिलेगा, तो सरकार को भारी नुकसान होगा। क्योंकि एमएसपी से भी ज़्यादा रेट पर सरकार ने मार्केट से वीट को प्रोड्यूस किया या राइस को प्रोक्योर किया। अब ये एक सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है? दूसरा सॉल्यूशन देखो ये हो सकता है जो सरकार ने इंप्लीमेंट भी किया। अभी मार्केट में वीट के दाम जो बढ़े हुए हैं ना, वीट एंड राइस के, सरकार के पास में एफसीआई के पास काफ़ी वीट एंड राइस पड़ा है, तो वहाँ से कुछ वीट एंड राइस एफसीआई के गोडाउन से निकाल के मार्केट में रिलीज़ कर दिया। तो मतलब मार्केट में वीट एंड राइस की जो मात्रा है, सप्लाई है, वो बढ़ गई। सप्लाई बढ़ गई, डिमांड उतनी ही है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? मार्केट में जो वीट एंड राइस है ना उसके दाम कम हो जाएंगे। समझ गए? सरकार ने जानबूझ के सप्लाई इंक्रीज कर दी, एफसीआई के गोडाउन से वीट एंड राइस मार्केट में रिलीज कर दिया ताकि मार्केट में इनफ क्वांटिटी अवेलेबल हो वीट एंड राइस की, और इसका इंपैक्ट ये हुआ वीट एंड राइस के जो दाम है मार्केट में वो कम हो गए। अब राइटर कहते हैं देखो ये जो सॉल्यूशन सरकार ने अपनाया है ना ये किसानों के लिए हार्मफुल है। किसानों के लिए हार्मफुल इसलिए है क्योंकि मार्केट में वीट एंड राइस के ज़्यादा दाम थे एमएसपी से, तो किसान अपने वीट एंड राइस को, अपनी फसल को ज़्यादा रुपए में बेच पा रहे थे, एमएसपी से ज़्यादा प्राइस पे बेच पा रहे थे। बट अब सरकार ने जानबूझ के वीट एंड राइस की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज कर दी, जो उनके पास स्टॉक था वो मार्केट में रिलीज करके, तो वीट एंड राइस के दाम कम हो गए, तो किसानों को जो पहले ज़्यादा दाम मिल रहे थे अब कम दाम मिलेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन है वो सही नहीं है राइटर के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट राइटर कहते हैं एक और हैरानी वाली बात सामने आई।
हैरानी वाली बात सामने आई कि देश से एक्सपोर्ट काफी हुआ है व्हीट एंड राइस का, और एमएसपी से भी कम प्राइस पर एक्सपोर्ट हुआ है। अब देखो, एमएसपी से भी कम प्राइस पर कौन ही एक्सपोर्ट करेगा? जाहिर तौर पर हुआ क्या है, जो स्कीम्स सरकार चलाती है ना फ्री में अनाज देने वाली, वहां से व्हीट एंड राइस का लीकेज हुआ है। किसी ने करप्शन करके व्हीट एंड राइस को चुरा लिया है। ऑलमोस्ट फ्री के दाम पर सरकार ये स्कीम्स इंप्लीमेंट करती है, तो वहां से चुरा के किसी ने एक्सपोर्ट कर दिया। अब मतलब इतना इजीली हमने तो बोल दिया कि वहां से चुरा के किसी ने एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन ये इतना सिस्टमेटिक ढंग से हुआ होगा ना, थोड़ा पता नहीं लग पा रहा है फिलहाल की सिचुएशन में। राइटर का ये कहना है वहां से लीकेज हुई है, वहां से लीकेज हुई है, तभी तो किसी ने देश से व्हीट एंड राइस को एक्सपोर्ट किया है एमएसपी से भी कम दाम पर। अदरवाइज तो एमएसपी से कम दाम पे कौन ही एक्सपोर्ट करेगा? किसान तो एक्सपोर्ट करेंगे नहीं, ना ही कोई कंपनी एक्सपोर्ट करेगी। तो लीकेज हुआ है। इसके बाद पॉइंट आता है, देखो व्हीट एंड राइस के दाम को तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज देश की इकोनॉमी को काफी नुकसान होगा। क्योंकि अगर व्हीट एंड राइस के दाम कम नहीं हुए ना, तो इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगी। इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगी तो आपको पता है फिर आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर देती है। इंटरेस्ट रेट्स जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, इन सबको इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। लेकिन आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करेगी ना, तो फिर इससे जनता के पास में पैसा उपलब्ध नहीं होगा, बैंकों के पास पैसा कम उपलब्ध होगा लोन देने के लिए, तो इससे इकोनॉमिक रिकवरी पर असर पड़ता है। तो क्या सॉल्यूशन अपनाया जाना चाहिए? राइटर तो इसका सॉल्यूशन सजेस्ट ये करते हैं कि आप आज के समय में फौरन से व्हीट एंड राइस को एक्सपोर्ट कर लो। विदेशों में व्हीट आज भी रिलेटिवली कम दाम पर उपलब्ध है, एमएसपी से कम दाम पर, तो इसे आप इंपोर्ट कर सकते हो। इससे पहले 2016-17 में भी उस समय लग रहा था कि व्हीट की कमी होगी देश में, तो व्हीट को इंपोर्ट किया गया था जब रामविलास पासवान उस समय फूड मिनिस्टर थे। तो अभी एक बार फिर से यही पॉलिसी अपनाई जा सकती है। किसानों की अर्निंग को कम करने से कोई फायदा नहीं होगा, किसानों की अर्निंग बल्कि बढ़ती है। मतलब सरकार ने जानबूझ के रिलीज किया था ना मार्केट में व्हीट एंड राइस, ताकि मार्केट में व्हीट एंड राइस के दाम कम किए जा सकें, तो इससे किसानों की अर्निंग कम हो रही है। किसानों की अर्निंग बढ़ती है तो बल्कि उनका कंजम्पशन लेवल इंक्रीज होगा, वो ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे। ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी। इसलिए सरकार को बेटर सॉल्यूशन अपनाना चाहिए, जो कि ये है इंटरनेशनल मार्केट से व्हीट एंड राइस को इंपोर्ट करना फिलहाल की सिचुएशन में। हालांकि ये थोड़ा एम्बेरेसिंग हो सकता है इलेक्शन ईयर में कि सरकार को व्हीट एंड राइस इंपोर्ट करना पड़ रहा है, बट देखो वाइज सॉल्यूशन यही है, अभी इसी को अपनाना यही इकोनॉमी के लिए बेटर सॉल्यूशन है। क्वेश्चन भी देख लीजिए यूपीएससी कैसा पूछ सकती है। 2008 में ये पूछा था, जीडीपी पर कैपिटा 37,000, राइस व्हीट की प्रोडक्शन इतनी इतनी, इनमें से कौन कौन सा पेयर सही है, कौन सा गलत है। आज के समय में ये आंकड़े उतने रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि 15 साल बाद हमारी जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ गई है, राइस और व्हीट की प्रोडक्शन भी बढ़ गई है, तो ये आंकड़े उतने रेलेवेंट नहीं है, तो ये क्वेश्चन सोल्व करने का कोई फायदा नहीं है। ये क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 1995 में पूछा था यूपीएससी ने, कौन सी क्रॉप्स इनमें से ऐसी हैं प्रोडक्शन के बावजूद जिसका इंटरनेशनल ट्रेड कम है। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन सी क्रॉप ऐसी है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होने के बावजूद भी उसका इंटरनेशनल ट्रेड जो है रिलेटिवली कम है। 2017 में यूपीएससी ने मेंस का ये क्वेश्चन पूछा था, ये आपको लिखना है। 2017 में यूपीएससी ने पूछा था, राइस और व्हीट की यील्ड कम हो रही है, क्या मेजर रीजंस हैं? पर हेक्टेयर जो पैदावार है वो कम हो रही है, इसके क्या रीजंस हैं? आंसर दीजिएगा जरूर। इसके बाद देखो एक आर्टिकल अब्राहम एकॉर्ड से संबंधित है। नाओर गिलोन ने यह आर्टिकल लिखा है, ये भारत में इजराइल के एम्बेसडर हैं। बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल नहीं है, मतलब ये अब्राहम एकॉर्ड की तारीफ कर रहे हैं। 2020 में ना अब्राहम एकॉर्ड साइन हुआ था इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में। यूएसए ने जोर लगा के ये एग्रीमेंट साइन करवाया था। इस एकॉर्ड के अंतर्गत यूएई और बहरीन ने ना इजराइल के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज कर लिया था।
इससे पहले यूएई और बहरीन के इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे, क्योंकि बाकी अरब कंट्रीज की तरह यूएई और बहरीन को भी लगता था कि पैलेस्टीन की ज़मीन पर कब्जा किया है इजराइल ने, इजराइल एज ए कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन समय चेंज हुआ, इजराइल की इकोनॉमी काफ़ी ग्रो की, यूएई भी काफ़ी आगे बढ़ गया, तो यूएसए के कहने पर यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मल कर लिया। अब नॉर्मल कर लिया अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ वो बता रहे हैं भारत में इजराइल के जो एम्बेसडर हैं। वो कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड साइन होने के बाद यूएई और इजराइल के बीच फ़्लाइट्स चलने लगी फ्लाइट्स, और लोगों का आवागमन होने लगा। कल्चरली जो इंटरेक्शन है वो बढ़ गया, टूरिज्म काफ़ी बढ़ गया इन देशों के बीच आपस में, इकोनॉमी के बीच में इंटीग्रेशन ज़्यादा होने लगा पहले के अपेक्षाकृत। इससे इंडिया को भी फ़ायदा हुआ। अब चूंकि देखो भारत में इजराइल के एम्बेसडर हैं, तो जाहिर तौर पे भारत का एंगल लाने लगेंगे। वो बोलते हैं कि अब इंडिया के बहुत सारे लोग गल्फ़ में जाते हैं, उनको भी गल्फ़ में जाना और वापस आना आसान हो गया है इस रीज़न के कारण, क्योंकि यूएई और इजराइल के बीच में भी अब फ्लाइट्स चलने लगी हैं। तो इंडिया के यूथ के पास, इंडिया के लोगों के पास जो गल्फ़ में जाते हैं, गल्फ़ से आते हैं, उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं। फिर एक पॉइंट ये भी है, राइटर कहते हैं, चूंकि देखो इंडिया यूएई का भी दोस्त है, इजराइल का भी दोस्त है, दोनों के बीच में अब रिश्ते इंप्रूव हो गए, तो इससे इंडिया को भी फायदा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक ग्रुप है जो हाल ही में बना, I2U2। I2 मतलब इंडिया और इजराइल, U2 मतलब यूएई और यूएसए। ये ग्रुप शायद ना बनता अगर अब्राहम अकॉर्ड साइन ना हुआ होता इजराइल और यूएई के बीच में। फिर राइटर कहते हैं वेस्ट एशिया में और ज़्यादा इंटीग्रेशन हो गया है। जैसे जॉर्डन के साथ रिश्ते ऑलरेडी अच्छे थे, तो हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि इजराइल जो है सोलर एनर्जी इंपोर्ट करेगा 600 मेगावाट जॉर्डन के एक सोलर फील्ड से, बदले में जॉर्डन को इजराइल 200 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर देगा डीसैलिनाइजेशन प्लांट से। तो ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बीच में क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ लिमिटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें राइटर कुल मिला के देखो अब्राहम अकॉर्ड की तारीफ कर रहे हैं, इस अकॉर्ड से किस प्रकार से फ़ायदे हुए हैं, और चूंकि वो इंडिया में इजराइल के एम्बेसडर हैं, तो कहीं ना कहीं से इंडिया का लिंक ला रहे हैं कि इंडिया भी हमारा पार्टनर है, और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो हमारे इंटरेस्ट से मैच होते हैं। जैसे कोविड-19 की महामारी के बाद इकोनॉमिक रिकवरी, ट्रेड को एक्सपेंड करना, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट है उसे एड्रेस करना, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स इंडिया के भी हैं, हमारे भी हैं। तो हम इंडिया के साथ भी मिलकर काम करेंगे और अब्राहम अकॉर्ड से और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये पूरा आर्टिकल था। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना, वो प्लेनेटरी बाउंड्रीज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। प्लेनेटरी बाउंड्रीज का कंसेप्ट सिंपल है, मतलब लक्ष्मण रेखा जैसा कंसेप्ट है। मतलब अब इससे ज़्यादा आपने प्लेनेट को नुकसान पहुंचाया ना, तो प्लेनेट रहने लायक नहीं रहेगा। ये सिंपल मतलब है प्लेनेटरी बाउंड्रीज का। 2009 में ना 28 जो फेमस इंटरनेशनल रिसर्चर्स थे, उन्होंने इन 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई किया और ये कहा कि 9 जो ये अलग अलग एरियाज है ना, जैसे क्लाइमेट चेंज कितना हुआ है, फ्रेश वाटर चेंज कितना हुआ है, ओजोन लेयर कितनी डिप्लीट हुई है, ओशन का कितना एसिडिफिकेशन हुआ है, लैंड सिस्टम में कितना बदलाव आया है, इस प्रकार से 9 बाउंड्रीज उन्होंने आइडेंटिफाई की थी। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ: क्लाइमेट चेंज, चेंज इन बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन, ओशन एसिडिफिकेशन, बायोजियोकेमिकल फ्लोज, लैंड चेंज सिस्टम, फ्रेश वाटर यूज, एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग, और सबसे लास्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ नोवल एंटिटीज। तो राइटर ने हर एक बाउंड्री की लिमिट बताया था, मतलब क्लाइमेट चेंज इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बायोस्फीयर की इंटीग्रिटी इतनी चेंज हो सकती है, इससे ज़्यादा चेंज हुई तो प्लेनेट रहने लायक नहीं रहेगा। ऐसा ऐसा करके उन्होंने ना 9 की 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज को डिटेल से बताया गया था उनके द्वारा 2009 में। यानी ये लक्ष्मण रेखा है अलग अलग एरियाज में, अगर ये लक्ष्मण रेखा ब्रीच हुई ना, तो फिर हमारा प्लेनेट रहने लायक नहीं रहेगा। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार
9 में से 6 जो प्लेनेटरी बाउंड्रीज है ना वो ब्रीच हो चुकी हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। सबसे पहला प्लेनेटरी बाउंड्री देखिए क्लाइमेट चेंज की। एक लिमिट रखी गई थी 350 पार्ट्स पर मिलियन। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में इतनी रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। लेकिन ये लिमिट क्रॉस हो चुकी है। आज के समय में एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो 417 ppm को पार कर चुकी है। तो यानी बाउंड्री क्रॉस्ड, बाउंड्री ब्रीच हो चुकी है, लक्ष्मण रेखा पार हो चुकी है। अब बायोस्फीयर इंटीग्रिटी देखिए, लिमिट रखी गई थी कि 1 मिलियन ईयर में 10 से ज्यादा स्पीसीज लुप्त नहीं होनी चाहिए, 10 से ज्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट नहीं होनी चाहिए। बट अब ये रेट पहुंच के हो गई है 100 एक्सटिंक्शंस पर मिलियन स्पीसीज ईयर। यानी लिमिट रखी गई थी कि 10 स्पीसीज लुप्त हो जाएं, लेकिन हो कितनी रही हैं? 100, यानी बाउंड्री ब्रीच्ड। उसी प्रकार से बायोजियोकेमिकल फ्लोज, मतलब लिमिट रखी गई थी इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन इतना फ्लो होना चाहिए, फॉस्फोरस इससे ज़्यादा फ्लो नहीं होना चाहिए। तो ये लिमिट इस प्रकार से थी। फॉस्फोरस के लिए थी 11 टेराग्राम्स और नाइट्रोजन के लिए थी 62 टेराग्राम्स। बट लिमिट क्रॉस हो चुकी है। इन्वायरमेंट में कितना रिलीज हो रहा है? नाइट्रोजन 190 टेराग्राम, फॉस्फोरस कितना? 22.6 टेराग्राम। यानी लिमिट पार हो चुकी है, प्लेनेटरी बाउंड्री क्रॉस हो चुकी है। नोवल एंटिटीज देखिए, नोवल एंटिटीज जैसे देखो माइक्रोप्लास्टिक है, माइक्रोप्लास्टिक इंडोक्राइन डिसरप्टर्स हैं, मतलब वो केमिकल्स जिससे ह्यूमन बींग्स का जो इंडोक्राइन सिस्टम है ना वो डिसरप्ट हो जाता है। इंडोक्राइन सिस्टम डिसरप्ट होने की वजह से हार्मोन्स का रेगुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की मात्रा भी इंक्रीज हो गई है। तो ये नोवल एंटिटीज वाली जो प्लेनेटरी बाउंड्री है ना वो भी अब सरपास हो चुकी है। कुछ सेफ बाउंड्रीज हैं, जैसे ओजोन डिप्लीशन अभी उतना ज़्यादा नहीं हुआ, लिमिट में है। एरोसोल लोडिंग ज़्यादा नहीं हुआ। ओशन की जो एसिडिफिकेशन होती है, मतलब ओशन के वाटर का जो पीएच कम हो जाता है, वो अभी उतना ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब ये लिमिट में है। तो ये 2-3 चीज़ें लिमिट में हैं। 6 प्लेनेटरी बाउंड्रीज पार हो चुकी हैं। समझ गए? अब कुछ सॉल्यूशंस बताए जाते हैं। अब चूंकि देखो साइंटिस्ट ने ये बोला था कि अगर ये प्लेनेटरी बाउंड्रीज को ब्रीच किया जाता है तो हमारा जो प्लेनेट है वो रहने लायक नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए क्या होना चाहिए? सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाया जाए। सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट आप सबको पता है। सर्कुलर इकोनॉमी में रीयूज, रिपेयर, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन किए जाएं वेस्ट डिस्पोजल पे, रिसाइकलिंग को प्रमोट किया जाए, पोल्यूशन को कम किया जाए, कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया जाए ताकि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडोप्ट करें, वेस्ट कम से कम करें। इन्वायरमेंट के प्रति जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज अपनाई जाएं ताकि एमिशंस कम हो। नॉर्मल से पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप भी लिख सकते हो। ये देखो, जीरो एमिशन टेक्नोलॉजीज अपनाई जाएं। तो ये प्लेनेटरी बाउंड्रीज का कंसेप्ट हमने समझा, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। अब लास्ट में पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर से संबंधित है। डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये चार्टर रिलीज किया गया है, पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। डब्ल्यूएचओ के द्वारा रिलीज किया गया है अपने आप में पहला पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर। इलाज के दौरान ना काफ़ी बार पेशेंट्स को नुकसान पहुंच जाता है, तो पेशेंट सेफ्टी का मतलब ये है इलाज के दौरान जो अनइंटेंडेड, मतलब जानबूझ के नहीं, अनएक्सपेक्टेड ढंग से जो पेशेंट्स को नुकसान पहुंच जाता है उसे कैसे अवॉइड किया जाए, उसे कैसे कम किया जाए। पेशेंट को कैसे नुकसान पहुंच जाता है? जैसे देखो, कई बार गलत दवाई दे दी जाती है, सर्जिकल एरर, गलत ढंग से सर्जरी परफॉर्म कर दी जाती है, डायग्नोस्टिक एरर, डिजीज़ वास्तव में वो नहीं था जिसको सोच के डॉक्टर्स इलाज करना स्टार्ट कर देते हैं, पेशेंट गिर जाता है। देखो, ऐसा नहीं कि पेशेंट को जो नुकसान पहुंचता है उसमें डॉक्टर्स दोषी होते हैं, बात ब्लेम की नहीं है। बहुत बार नुकसान पहुंचता है फॉल्टी इक्विपमेंट्स की वजह से, इक्विपमेंट्स खराब होते हैं, कई बार स्टाफ की कमी होती है, कई बार मेडिकेशन में दिक्कत आ जाती है। तो डॉक्टर्स को ब्लेम करने के बजाय डब्ल्यूएचओ ने दूसरी चीज़ों पे फोकस किया है इस पेशेंट सेफ्टी चार्टर में।
क्योंकि ज़्यादातर बार पेशेंट को नुकसान पहुंचता है ना, वो प्रोसेस के फेल होने की वजह से पहुंचता है या फिर सिस्टम में किसी दूसरे एरर की वजह से पहुंचता है। चार्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? चार्टर में पेशेंट्स के कोर राइट्स को बताया गया है। इसके अलावा हर एक पेशेंट का ये फंडामेंटल इंटाइटलमेंट है इलाज के दौरान सेफ्टी इंश्योर करवाना। तो ये चार्टर जो है गवर्नमेंट्स की और दूसरी इन्वॉल्व पार्टीज़ की मदद करता है ताकि पेशेंट की जो आवाज़ है उसको भी एक्नॉलेज किया जाए इलाज के दौरान। अभी देखो, हम ये तो सुनते हैं कि डॉक्टर्स के साथ मारपीट हुई, नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई बार पेशेंट के साथ भी कुछ गलत हो जाता है तो वो उस पर आर्टिकल्स कम आते हैं, पेशेंट्स की आवाज़ कम सुनने को मिलती है। कुछ डेटा भी दिया जाता है कि जैसे अप्रोक्सीमेटली हर 10 में से एक पेशेंट ऐसा है जिसको हार्म का सामना करना पड़ा हेल्थ केयर रिसीव करते वक्त। 3 मिलियन डेथ हो जाती हैं हर साल अनसेफ हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस के कारण। लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज़ में 10 में से 4 डेथ हो जाती हैं अनसेफ हेल्थ केयर के कारण। OECD की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि पेशेंट सेफ्टी में इन्वेस्ट किया जाता है ना, तो हेल्थ केयर आउटकम और ज़्यादा अच्छी होती हैं, कॉस्ट रिडक्शन कम होता है इलाज करवाने में, एफिशिएंसी आती है हेल्थ केयर सिस्टम में, मतलब ज़्यादा अच्छे ढंग से पेशेंट का इलाज हो जाता है और जनता का जो ट्रस्ट है हेल्थ केयर सिस्टम में और ज़्यादा मजबूत होता है। लास्ट में यही बोला जाता है, ये जो पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर है ना, ये हाईलाइट करता है कि ब्लेम फोकस्ड अप्रोच के बजाय सिस्टम बेस्ड पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा फोकस किया जाए। यानी जिस प्रकार से क्या प्रोसीजर है इलाज का, जो इक्विपमेंट्स हैं बिल्कुल ठीक से काम करें, इस सिस्टम बेस्ड अप्रोच पे ज़्यादा फोकस किया जाए पेशेंट्स की सेफ्टी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।